तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये नामुमकिन है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मरना होगा। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने आज तक तुम जैसी हसीन लड़की कभी नहीं देखी। तो फिर क्यों तुम जैसी इच्छाधारी नागिन ने मुझे चुना? कौन हो तुम? क्या इच्छाधारी नागिन के माया जाल में फंस जाएगा ध्रुव? आखिर क्यों ये नागिन सदियों से कर रही थी ध्रुव का इंतजार? क्या है ध्रुव नाम के इस योद्धा की सच्चाई? आखिर कैसे पहुंचा ध्रुव इस तिलस्मी गुफा में? तुम मेरे हो ध्रुव, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। कौन हो तुम? मैंने आज से पहले तुम जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ ध्रुव, सिर्फ तुम्हें। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या ध्रुव पर चल जाएगा खूबसूरत इच्छाधारी नागिन के हुस्न का जादू? क्या ध्रुव इच्छाधारी नागिन के सामने भूल जाएगा अपने बचपन का प्यार? क्या लारा की चुनौती को पूरा करने के लिए ध्रुव मान लेगा इच्छाधारी नागिन की बात? एक तरफ थी मंगेतर लारा तो दूसरी तरफ थी बचपन की साथी इरा, लेकिन इन दोनों के बीच आई एक खूबसूरत इच्छाधारी नागिन। अब किसकी ओर जाएगा ध्रुव? किसे चुनेगा वो अपना साथी? तुम दूर रहना मुझसे। अगर तुमने मेरे करीब आना भी चाहा ना तो मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देंगे। इतना कहते ही लारा ने अपने हाथों से एक नीली शक्ति को निकाला और ध्रुव को दूर फेंक दिया। लारा, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तुमने मुझ पर हमला किया। पति? काहे का पति? तुम पहले खुद को देखो और फिर मुझे। जिस दिन तुम्हारी शक्तियों ने तुम्हारा साथ छोड़ा उसी दिन से तुम मुझसे दूर हो गए ध्रुव। मार्कस, पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहाँ के लोगों के पास जादू तो नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहाँ हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस पर ओहान साम्राज्य सबसे मशहूर और ताकतवर था, जहाँ शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव सिर्फ 11 साल की उम्र में सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया था। लेकिन पिछले 3 साल से उसकी शक्तियाँ कहीं खोती जा रही थी, जिस वक्त से हर कोई उसे बेकार और नकारा समझने लगा। यहाँ तक कि उसकी मंगेतर लारा ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लारा भरी सभा में ध्रुव को बेइज्जत करते करते उसके खानदान तक पहुँच गई और ध्रुव के पिता अरेंद्र को देखकर बोली, महाराज अरेंद्र, क्या यही है वो आपका पराक्रमी बेटा? क्या यही है वो चमत्कारी बच्चा जिसकी तारीफें करते आप थकते नहीं थे? लेकिन अफसोस महाराज, मुझे तो ये किसी भी तरह से आपका बेटा नहीं लगता। लारा, अपनी मर्यादा मत भूलो, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। इसी बीच वहाँ मौजूद ध्रुव की सबसे अच्छी बचपन की दोस्त इरा लारा को देखते हुए बोली, महाराज, लारा को अपनी खूबसूरती और ताकत का बड़ा घमंड है। दिखावा और जहर दोनों कूट कूट कर भरे हैं इसमें। इसे दूसरों को नीचा दिखाने के सिवा आता ही क्या है? इरा की आवाज सुनते ही लारा ने फटाक से जवाब दिया, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि जिसके ना खानदान का पता है और ना ही खून का, ऐसी बदजात लड़की की लारा के सामने औकात की क्या है? लारा की बेहुदा बातें और उसके मुंह से निकल रहे जहरीले शब्दों को सुनकर ध्रुव चिल्लाकर बोला, लारा, बस बहुत हुआ। आखिर चाहती क्या हो तुम? चिल्लाओ मत। मैं सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच तय किए गए इस बेकार रिश्ते से आजादी चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता तोड़ने ही यहाँ आई हूँ। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं तुमसे की शादी करूंगा और फिर ये। खबरदार ध्रुव, तुम इतनी घटिया सोच रखते हो। कौन एक दिन के लिए भी तुम्हारी पत्नी बनेगी? लेकिन तभी इरा ने एक बार फिर लारा को टोकते हुए कहा, ठीक है तो कहा ध्रुव ने, वैसे तो तुम एक रात की दुल्हन बनने के लायक भी नहीं हो, लेकिन अगर ध्रुव तुम्हें की शादी करने का मौका दे रहा है तो इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अपनी हद में रहो इरा। हद में तो तू रह लारा। अपनी ताकत का तुझे इतना ही घमंड है तो बाहर आ, देख लेते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। इतना कहते ही दोनों हसीनाएं भिड़ने लगी, लेकिन ध्रुव ने इरा को रुकने का इशारा किया। वहीं लारा इसी मौके की तलाश में थी। उसने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा, कब तक औरतों के पीछे छुपते रहोगे ध्रुव? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुमसे ये रिश्ता तोड़ने का मन बनाया है, बस अब और नहीं। इतना कहने के बाद लारा ध्रुव के सामने एक चुनौती रख देती है। ध्रुव, मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ। अगर तुमने 3 साल बाद जंग में मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। लारा की इस चुनौती को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बातें करने लगे, लेकिन अचानक से ध्रुव की आवाज आई, लारा, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। लारा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वहाँ मौजूद इरा अंदर ही अंदर इस बात से खुश थी कि लारा जैसी घमंडी लड़की अब ध्रुव की जिंदगी से दूर हो गई थी। दूसरी तरफ ध्रुव अब अपनी हर हार का जवाब ढूंढना चाहता था। वो रात के अंधेरे में चला जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और दिमाग में सवाल थे। तभी उसके कदम एक कब्रिस्तान के बाहर आकर रुक गए। कब्रिस्तान में पहुंचकर वो एक कब्र के पास जाकर बैठ गया और तभी कुछ अजीब घटने लगा। अचानक ध्रुव की अंगूठी से एक रोशनी निकली और एक साया उभरने लगा। ध्रुव ने हैरानी से देखा, वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक बुजुर्ग की तरह दिखने लगा। उसे देखकर ध्रुव घबरा गया। कौन हो तुम?
कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर जो रखा है, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया जोर से हंसने लगा। उस आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शक्तियाँ कम की, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो और फिर देखो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि न केवल तुम्हारी मंगेतर लारा बल्कि पूरा मैसेडोनिया राज्य तुम्हारे आगे झुकेगा। लेकिन हर बड़ी शक्ति की एक कीमत होती है ध्रुव। कीमत? कैसी कीमत? वह भी समय आने पर बताऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली तो 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में तुम जरूर हारोगे, और तो और तुम्हारा नाम और तुम्हारा साम्राज्य दोनों मिट जाएगा। ध्रुव के पास विदुर की शर्त मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव कुछ पल के लिए रुका और हिचकिचाते हुए विदुर को हाँ कह दिया। ध्रुव के हाँ कहते ही विदुर हंसता हुआ फिर से ध्रुव की अंगूठी में समा गया। ध्रुव जब वापस महल पहुंचा तो विदुर बाहर निकला। तुम्हें फिर से सुपर योद्धा बनना है तो मैं तुम्हें एक ऐसी दवा बना कर दूंगा जिससे तुम कम समय में अपनी शक्ति हासिल कर सकते हो और फिर से एकलव्य बन सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें चाहिए एक ऐसा फूल जो मिलेगा सिर्फ अबाबा शहर में। इस शहर के साथ ही एक तिलस्मी जंगल है जिसमें एक गुफा है और उसी गुफा में है वो तिलस्मी फूल। लेकिन ध्यान रहे, गुफा में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसके सामने तुम्हें अपने हथियार भी डालने पड़ सकते हैं। लेकिन ध्रुव के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही फितूर सवार था और वो था अपनी खोई शक्तियों को हासिल करना। ध्रुव किसी बात की परवाह किए बिना विदुर की मदद से अबाबा पहुंच गया था। अबाबा पहुंचने पर ध्रुव का सामना कुछ योद्धाओं से हुआ। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं उस जंगल में ही रहती है वो खतरनाक नागिन। नागिन? क्या बकवास कर रहा है ये? हाँ भाई, सही कह रहा है ये। उस जंगल में आज तक जो भी गया वापस नहीं लौटा। देखो, मैं नहीं मानता। वैसे भी वो जंगल तिलस्मी जानवरों से भरा हुआ है। एक नागिन मिल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? भाई, तिलस्मी जानवरों से तो हम भी निपट लेते हैं, लेकिन उस नागिन का सामना करना मौत को दावत देना है। ये योद्धा ध्रुव को जिस जादुई जंगल में जाने से रोक रहे थे वो एक ऐसा खौफनाक जंगल था जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन ध्रुव के लिए उस गुफा में जाना बेहद जरूरी था। ध्रुव बिना किसी डर के जंगल की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बड़ी सी गुफा नजर आई। उस गुफा को देखकर ध्रुव बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर बढ़ा और थोड़ा अंदर जाते ही ध्रुव के सामने पत्थर से बनी एक नागिन आ गई जो 50 फीट लंबी थी। ये नागिन पत्थर से बनी थी जिस वजह से उस पर किसी हथियार का कोई असर नहीं होता था। पत्थर की होने के बावजूद वो नागिन हवा में उड़ सकती थी। आचार्य, ये क्या भला है? लगता है ये वही इच्छाधारी नागिन है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? इससे कैसे बचे? हिम्मत मत ध्रुव, अगर इसने तुम्हें डस लिया तो सब दिए किराए पर पानी फिर जाएगा। तुमने थोड़े दिनों में जो भी शक्तियां हासिल की हैं वो सारी शक्तियां खो जाएंगी। तुम पहले जैसे कमजोर योद्धा बन जाओगे और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आचार्य विदुर उस नागिन के बारे में ध्रुव को बता ही रहे थे कि तभी वो पथरीली नागिन एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और उस नागिन ने ध्रुव के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम वही मैसेडोनिया वाले ध्रुव हो ना जिसे उसी की होने वाली बीवी लारा ने ठुकरा दिया? ध्रुव नागिन की खूबसूरती को देखकर उसमें खो गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अपने बारे में उसके मुंह से सुनकर वो हैरान था कि कोई इच्छाधारी नागिन कैसे उसकी जिंदगी के बारे में जानती थी। कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? ये सब छोड़ो ध्रुव, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी ध्रुव। बोलो ध्रुव, लारा और ईरा को भूलकर सिर्फ
उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। ध्रुव के सामने ईरा और लारा का चेहरा घूमने लगा था। एक तरफ उसे लारा की बेवफाई नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ ईरा का साथ नजर आ रहा था। वहीं अब ये इच्छाधारी नागिन उसके सामने थी जो उसके साथ एक रात बिताना चाहती थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ध्रुव उस जादुई फूल को लेकर गुफा से बाहर निकल आया। ये देखकर विदुर हैरान रह गया। ये तुमने कैसे किया ध्रुव? आप ये फूल लीजिए और जल्दी से मुझे जादुई दवाई बनाकर दीजिए आचार्य। 3 साल बाद मुझे लारा से भी मुकाबला करना है। इतना कहते ही विदुर और ध्रुव वापस महल लौट आए और देखते ही देखते विदुर ने ध्रुव को एक ऐसी जादुई दवा बनाकर दी जिसे पीते ही ध्रुव दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। ध्रुव विदुर से मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन विदुर उसे देखकर जोर जोर से हंसता रहा और कुछ पल बाद ध्रुव वहीं बेहोश हो गया। तभी विदुर ने कहा, अब शुरू होगा असली खेल। ऐसा क्या हुआ ध्रुव के साथ कि वो बेहोश हो गया? कैसे मिला ध्रुव को जादुई फूल? क्यों रखी थी उस नागिन ने ध्रुव के सामने एक रात बिताने की शर्त? किस कीमत की बात कर रहा था विदुर? और क्या ध्रुव हासिल कर पाएगा अपनी खोई हुई शक्तियाँ? क्या वो लारा को दे पाएगा शिकस्त? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।